हिंदी निबंध यूनिट 9 में आज हमारा जो निबंध है वो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, जो भी इसके महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं वो सारी लाइनें हम इसमें देखने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगी। तो ज़रूर चैनल को भई सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर देना, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना पीडीएफ के लिए। आप ये जानते ही हैं कि जो विद्या निवास मिश्र जी हैं, ये एक ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, इनका नाम गिना जाता है इसमें ललित निबंधकार के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्या निवास मिश्र जी के जो प्रमुख निबंध हैं, उनमें है तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, चितवन की छां, मैंने सिल पहुंचाई। ठीक है, ये सभी निबंध हैं विद्या निवास मिश्र जी के, इनको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं ये जो निबंध हम पढ़ रहे हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किस निबंध संग्रह में संकलित किया गया है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है नाम का ही निबंध संग्रह है। इसमें कुल 17 निबंध हैं। 17 निबंधों को आप एक बार देख लीजिए। मुकुट मेला और नूपुर, विंध्या की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेतवा के तीर पर, होई हैं शिला सब चंद्रमुखी, रेवा से रीवा, कलचुरियों की राजधानी गुर्गी, रूपैला धुआं, मेघदूत का संदेश, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी, सावनी स्वाधीनता एक निर्वासित श्यामा, अयोध्या उदास लगती है। इसके बाद है खामोशी की झील, राधा माधव हो गयो, बालू के डूब, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये सभी 17 निबंध हैं जो कि इसके अंदर शामिल हैं, निबंध संग्रह के अंदर शामिल हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। आगे है इसकी भूमिका अपनी बात से। लेखक क्या कहते हैं अपनी बात से यानी कि भूमिका में? इस निबंध संग्रह में आधे निबंध पुराने हैं और आधे नए हैं। पुराने निबंध इस निबंध संग्रह की यायावरी पर्याकुल वृत्ति के समीप हैं, इसलिए यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। यानी कि इसके जो नए निबंध हैं, पुराने निबंध भी उनसे कहीं न कहीं मेल खाते हैं, ये यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। ये वैसे अद्भुत लगता है कि 17 वर्षों का अंतराल हो गया कि मैं विंध्य प्रदेश में प्रवासी की ज़िंदगी व्यतीत करता हुआ भी आत्मीयता पा रहा था और एकाएक उस प्रदेश से मुझे बिछुड़ना पड़ा। उस आत्मीयता की तलाश में भीतर के जंगलों और वीरान पठारों की यात्रा करता रहा हूँ। एक तरह से वह प्रवास अपने दर्द के साथ घर में ही आ पहुंचा है। तो इसकी भूमिका से पंक्तियां याद रखना। आगे इसका सारांश में क्या है? लेखक विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक प्रमुख ललित निबंध है। इस निबंध में लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों एवं व्यवहारों में अंतर, मध्यम वर्गीय व्यक्ति की समस्या, माँ यानी कि राम की माँ जो कौशल्या है, कौशल्या के मन की चिंता एवं मनुष्य जीवन की सार्थकता आदि विषयों पर अपना गंभीर चिंतन व्यक्त किया है। लेखक ने पौराणिक राम कथा के आधार पर आधुनिक काल की परिस्थितियों का चित्रण किया है। मिश्र जी इस निबंध में आधुनिक चिंताओं के बरवस भारतीय लोक संस्कृति की व्याख्या करते हैं। इसके जो प्रमुख उद्धरण है या प्रमुख पंक्तियां हैं उनको देखेंगे। लेखक कहते हैं कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था, ये कौन कहता है? जब दादी-नानी छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं और उनकी गीतों में या फिर उनके कहानियों का जो आधार है, जो राम होते हैं, राम के बारे में जब वो बातें करती हैं, राम, लक्ष्मण, सीता के बारे में, तो क्या करती है, इस तरह से वो उनको भी ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे कि खुद उनके बच्चे हों। और वो कहती हैं कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी लेखक बताते हैं कि जब वो छोटे थे और दादी-नानी इस तरह की कहानियाँ सुनाते थे, तो इस आकुलता पर हँसी भी आती थी, लेकिन गीत का स्वर बड़ा ही मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता था, यानी कि तब वो दर्द महसूस नहीं होता था, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से ही उद्विग्न हो जाती है। ठीक है, जो नई पीढ़ी के यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने माँ-बाप की जो पीड़ा होती है, ममता की जो पीड़ा होती है, उसको नहीं समझ सकते, है ना? लेकिन पिछली पीढ़ी यानी कि जो माता-पिता होते हैं या दादा जो पुरानी पीढ़ी होती है, वो अपनी संतान पर पहले ही अगर उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे को कोई संकट आ सकता है, तो उसकी कल्पना मात्र से ही वो बेचैन हो उठते हैं। आगे कहते हैं लेखक पराई लड़की
और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी के मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में तो उसे गृहिणी बनने जाना ही है। तो लेखक जो लड़की है, लड़की के बारे में क्या कहते हैं कि हर एक लड़की पराई होती है, धोबी के मुटरी की तरह, ठीक है? धोबी के मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। घर आई कहीं कुछ हो ना जाए। अगर मतलब बाद में भी पराई लड़की जो है घर आई तो कहीं कुछ उसको हो ना जाए। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ-साथ चलते हैं। जैसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को यानी कि श्री राम को सुबह राज सिंहासन पर बैठना था, लेकिन क्या हुआ? उन्हें निर्वासित कर दिया गया। उन्हें घर से भी बाहर जाना पड़ा, तो उसको निर्वासन पहले से ही बधा है, यानी कि ये पहले ही नियति तय कर देती है। आगे जिन लोगों के बीच रहता हूँ, वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मंगल वाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम खबरदार की उस आँस में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। आगे क्या है? ये पंक्तियाँ इसकी याद रख लेना। लागती अवध भयावह भारी, मानहु काल राति अंधियारी। आगे उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की उद्धरण उन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। आगे उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर जब 14 वर्ष का वनवास काटकर राम आते हैं, तो उन्हें तो राजा बना दिया जाता है, लेकिन रानी महारानी बनने के बाद भी उसे दोबारा क्या कर दिया जाता है? वन में निर्वासित कर दी जाती है। तो सीता को तो वनवास मिला ही नहीं था, केवल राम को मिला था, लेकिन राम के साथ सीता चली गई। और सीता अगर पहली बार वनवास नहीं जाती तो उन्हें दोबारा भी वनवास नहीं झेलना पड़ता। राम के साथ लक्ष्मण है, राम के साथ हमेशा लक्ष्मण है ना? राजा होने के बाद भी और निर्वासित होने के बाद भी। लेकिन सीता क्या है? सीता को जब दोबारा घर से निकाला जाता है, तो वो उनके साथ कोई नहीं है, केवल सीता है ना? सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, विजन यानी कि बिल्कुल उम, सुनसान जंगल और उसमें सोचती है कि प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में मुझे सहारा देगा? कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा? कौन मुझे सँभालेगा और कौन जन्म के गीत गाएगा? राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करहा उठते हैं और इस वेदना के चीत्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। राम का मुकुट इतना भारी उठता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यहीं से ये शीर्षक उठाया गया है कि राम का मुकुट इतना भारी उठता है। सीता को निकालने के बाद राम का एक मुकुट, एक ताज ही तो वो चीज है जिससे एक राजा की पहचान होती है। और वो ताज का भारी क्यों है? क्योंकि उसे अपने सारे सुख से वंचित होना पड़ता है। ठीक है? राम जी को इसीलिए जो राम का मुकुट है वो इतना भारी हो गया है कि उसका जो वज़न है अब उससे वो नहीं उठाया जा रहा है। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीगकर। मेरी दादी-नानी के गीतों के राम, लखन और सीता अभी भी वन-वन भीग रहे हैं। यानी कि दादी-नानी के जो गीतों में राम, लखन, सीता हैं वो हमेशा ही वन-वन भीग रहे हैं। लेकिन जो घर के बच्चे हैं, जो संगीत में गए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो घर के बच्चे थे या फिर घर के जो लोग थे बाकी के, वो कहाँ गए थे? तो उस एक संगीत में गए थे। ठीक है? ये ध्यान रखना है और वो बच्चे लौट आते हैं लेकिन दादी-नानी के गीतों के राम लखन नहीं लौट कर आते। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं रहा है, घास के नीचे दबी हुई। लेखक क्या कहते हैं कि असंख्य कौशल्या यानी कि जितनी भी माएँ होती हैं, उन सबके अंदर क्या है, एक कौशल्या है ना? कौशल्या भी माँ थी और राम हर हर कोई माँ अपने मतलब बेटे से या बेटी बच्चों से उतना ही प्रेम करती है जितना कि कौशल्या करती है। और जैसे कौशल्या अपने अ, मतलब राम के जाने से रोती, वैसा ही हर कोई माँ, असंख्य माँ, ठीक है? सब कौशल्या हैं। आगे उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े-बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दगेंगी, सैर-सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएँगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर ढलती रात में, भीगती रात में अनसोई वात्सल्य का स्वर तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। यानी कि ये कौशल्या का जो पीड़ा है ममता की वो यहाँ पर बताई गई है
कि उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े-बड़े तमाशे होंगे, है ना? यानी कि राम जी वो अपने बेटे के लिए क्या करती हैं, अगर बारिश भी होती है, धूप निकलती है, तो उनके राम कहाँ रहे होंगे, कहाँ बचे होंगे, क्या कर रहे होंगे? आगे हैं विद्यानिवास मिश्र, ये हमारी कुछ ही पंक्तियाँ हैं यहाँ से जो ये निबंध है, उसकी कुछ ही पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। विद्यानिवास मिश्र जी के जो निबंध हैं वहाँ से हमेशा यहाँ से हमेशा ज़्यादातर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है ना? आप चाहे लिखवा के ले लो और कोई भी पेपर उठा के देख लो, यहाँ से आपको क्रम से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं या फिर पंक्तियों के माध्यम से या फिर जो है सत्यासत्य मैचिंग के माध्यम से पूछे जाते हैं, ठीक है? कोई भी तरीका हो सकता है लेकिन यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनता है क्योंकि इनके निबंध में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो विद्यानिवास मिश्र को जो जन्म है 1905 में हुआ था, 2005 में निधन हुआ था। आपके कुछ निबंध हैं, चितवन की छाँ 1953 ईस्वी, हल्की धूप 1955, कदम्ब की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, मैंने मैंने सिल पहुँचाई 1966, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972, परंपरा कोई बंधन नहीं 1976, कंटीले तारों के आर-पार 1976, लागो रंग हरी 1985। कि ये सभी क्रम से अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इनको लिख लेना एक जगह पर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनता भी है। अगर आप इनको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हिंदी साहित्य की क्लास बहुत ही बेहतरीन हमारी शाम को आती है, अगर आप नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। कंप्लीट यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी।